गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपनी जो पिछली ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपना एक टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि 3 चरणों में संपन्न होती है। अपना पहला चरण था प्रानिसेंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा था पुनः अवशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा था श्रावण यानी सिक्रीशन। ये तीनों चरण मिलकर के मूत्र निर्माण की क्रिया को संपन्न करते हैं। पहला चरण जो था अपना वो था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसमें हमने बात की थी कि बोमेन संपुट की गुहा में, ध्यान देना, बोमेन संपुट की गुहा में अभिवाही धमनी प्रवेश करेगी और अभिवाही धमनी कई शाखाओं में, लगभग 50 शाखाओं में विभाजित होकर के केशिका गुच्छ का निर्माण करती है। और इस केशिका गुच्छ में ये अभिवाही धमनी क्या करती है, यूरिया युक्त रुधिर को लाती है। इसके बाद में यहाँ से एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया संपादित होती है जिसे हम निसेंदन कहते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, प्रानिसेंदन कहते हैं, जिसकी सहायता से ये जो केशिका गुच्छ का जो तरल है, जिसमें रुधिर का जो प्लाज्मा भाग है, इसमें प्रोटीन को छोड़ करके समस्त प्लाज्मा किस में आ जाता है, बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। इस प्रकार के परिवहन को क्या कहा जाता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है, प्रानिसेंदन कहा जाता है। और उस फ्लूइड को क्या कहा जाएगा जो बोमेन संपुट की गुहा में प्रवेश कर जाता है, उसे निसेंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निसेंद कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। ये पदार्थ जो छलकर के इस भाग में आता है। तो ध्यान रखना, केशिका गुच्छ से प्लाज्मा भाग छनकर के बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, प्रानिसेंदन कहा जाता है। तो पहली विधि तो हमने ये पढ़ी थी अल्ट्राफिल्ट्रेशन। फिर मैंने आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक विशेष दाब की सहायता से होता है जिसे हम कहते हैं नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, NEFP। फुल फॉर्म देखो, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसका मतलब होता है शुद्ध प्रभावी निसेंद जो दाब है वो यहाँ पर काम करेगा, और जिसकी सहायता से ये जो केशिका गुच्छ का तरल है या प्लाज्मा वाला जो भाग है वो छन करके किस में आ जाता है, बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि ये जो दाब है वो 3 दाबों से मिलकर के बना होता है, जिसमें महत्वपूर्ण दाब था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो किसके द्वारा लगता है, ध्यान रहे मैंने आपको बताया था अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी के व्यास के अंतर के कारण इस दाब का उत्पन्न होता है या इस दाब का फॉर्मेशन होता है, जिसका मान लगभग मैंने आपको बताया था 70 mmHg के करीब होता है। फिर मैंने आपको बताया था साथ ही साथ इसमें 2 दाब और काम करते हैं, जिसमें एक दाब था BCOP, ध्यान होगा, ब्लड कोलोइडी ऑस्मेटिक प्रेशर, रक्त कोलोइडी प्रासरणी दाब जो किस में लगता है, यानी इस बोमेन संपुट या हम वहीं इसमें जो ये केशिका गुच्छ पर विपरीत दिशा में लगने वाला दाब होता है, जिसका मान मैंने आपको लगभग 30 mmHg बताया था। साथ ही साथ इसमें एक दाब और काम करता है जिसे हम CHP कहते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी संपुटीय द्रव्य स्थितिक दाब, जिसका मान लगभग कितना बताया था, 20 mmHg होता है। इस प्रकार से NEFP नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का मान कितना प्राप्त हो जाता है, 20 mmHg हो जाता है। यही 20 mmHg क्या काम करता है, इस निसेंद को या इस छनन को किस में पहुंचाता है, बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचाता है। तो अपना पहला जो मेथड था, पहला जो स्टेप था, चरण था, जिसमें हमने किसको पढ़ा था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन को पढ़ा था। तो ये था अपना अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी प्रानिसेंदन। अब इसके बाद में आज की इस ऑनलाइन क्लास में अब हम दूसरे स्टेप की, दूसरे चरण की बात करते हैं, जो अपना है वर्णात्मक पुनः अवशोषण, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या चीज़ है वर्णात्मक पुनः अवशोषण, इसका अध्ययन करते हैं। देखो क्या होगा कि बोमेन संपुट, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना चित्र पर।
ये जो डायग्राम है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में जिसको हमने पढ़ा था, बोमेन संपुट वाला भाग, पीसीटी वाला भाग, हेनले के लूप वाला भाग, इसके बाद में हेनले का लूप आगे जाकर के पुनः एक मोटी कुंडलित नलिका में खुल जाता है जिसे हम डीसीटी कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित शिरा कहते हैं। ये दूरस्थ कुंडलित शिरा फिर आगे जाकर के क्या होगा, एक और नलिका में खुल जाता है। ध्यान देना, नलिका में खुल जाता है। देखो ये है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक मोटी डक्ट प्रवेश करती है और वो मोटी डक्ट यहाँ पर किसका निर्माण कर देती है, केशिका गुच्छ का निर्माण कर देती है। इसको हम कहेंगे अविवाही धमनी, अविवाही धमनी, और इसको बोलेंगे अपवाही धमनी। अब देखो हम किसको पढ़ रहे हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या चीज़ होती है। देखो क्या होता है कि निषेध में यहाँ से छन करके जो तरल यहाँ पहुँचेगा, बोमेन संपुट की गुहा में पहुँचेगा, उसे हम निषेध बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, छनित पदार्थ बोलेंगे। वो जो किसका भाग होता है, प्लाज्मा का भाग होता है, जिसमें कई प्रकार के रंगा पिगमेंट की बात करें, रंगा वर्णकों की बात करें, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं, यानी प्रोटीन को छोड़ करके जो प्लाज्मा का तरल भाग बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचता है, ये क्या कहलाता है, निषेध कहलाता है। फिर ये विद्यार्थियों ध्यान रहे, निषेध में क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमने एफ का मान प्राप्त किया था और बताया था कि ये जो प्रतिदिन एक मनुष्य, ध्यान देना, मनुष्य की किडनी में, वृक्क में एक दिन में 180 लीटर, मैंने बताया था पर डे के हिसाब से 180 लीटर निषेधन का या निषेध का निर्माण होता है। यानी छनित प्लाज्मा जो वाला भाग है वो कितना होता है, लगभग 180 लीटर होता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये बात बताई थी कि इसमें से केवल और केवल यदि इसकी कंपैरिजन किसके साथ में कर दी जाए, उत्सर्जित मूत्र के साथ में कर दी जाए, तो 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। यानी इस टोटल निषेधन में से 180 लीटर निषेधन में से 1.5 लीटर किस में बदल जाएगा, मूत्र में बदल जाएगा। या हम कह सकते हैं इसमें जो 95% जो जल की मात्रा है उसका केवल 0.8% भाग, ध्यान देना 0.8%, और वो कितना प्राप्त होगा हमारे पास में, 1.5 होगा। यानी वो ही किस में बदल जाता है, मूत्र में बदल जाता है। शेष जो भाग है, ध्यान देना, शेष जो भाग, यानी कहने का मतलब इसका लगभग 99% इन वृक्कीय नलिकाओं की सहायता से पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, या चयनात्मक या फिर वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान देना, इस निषेधन में उपस्थित आवश्यक पदार्थों को वृक्कीय नलिकाओं की सहायता से पुनः ग्रहण करना, पुनः अवशोषित करना क्या कहलाता है, पुनः अवशोषण कहलाता है। यह सिलेक्टिव हुआ क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लाभदायक पदार्थों को ही क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, इसलिए इसको चयनात्मक वर्णात्मक पुनः अवशोषण के नाम से जाना जाता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हमने पहला मेथड पढ़ा था अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में छलन की प्रक्रिया संपादित होती है, जिसके बाद में बना हुआ जो तरल प्लाज्मा होगा वो निषेधन कहलाता है। निषेधन की मात्रा एक स्वस्थ मनुष्य में जिसके शरीर का भार लगभग 70 किलोग्राम है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लगभग 70 किलोग्राम है, एक दिन में 180 लीटर निषेधन का निर्माण करता है, जिसमें से 1.5 लीटर मूत्र में बदल जाता है। शेष 99% इन्हीं वृक्क नलिकाओं की सहायता से ग्रहण कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, जिसे हम वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं। तो देखो क्या होगा कि इस निषेधन में क्या क्या चीजें हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, अन्य उत्सर्जी पदार्थ, क्रिएटिनिन भी है इसके अंदर, और यह क्रिएटिनिन, ये जो पदार्थ होते हैं वो हानिकारक होते हैं। साथ ही साथ इनके साथ में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ध्यान देना, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, H2O, कई प्रकार की विटामिन, कई प्रकार के इलेक्ट्रिक आयंस, या हम बोले विद्युत अपघटी आयन, विद्युत
अपघटी आयन तथा कई प्रकार के पोषक तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस निस्यंदन में यूरिया, यूरिक अम्ल, अन्य उत्सर्जी पदार्थ, क्रिएटिनिन के अलावा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, H2O, विटामिन, विद्युत अपघटी आयन, जैसे फॉर एग्जांपल यदि बात करें Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, अकार्बनिक आयनों की यदि बात की जाए, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, फॉस्फेट आयन, किसकी बात करें, फॉस्फेट आयन, ये भी पाए जाते हैं। इन लाभदायक पदार्थों को वृक्कीय नलिकाओं की सहायता से पुनः रुधिर में स्रावित कर देना, किसमें स्रावित कर देना, पुनः रुधिर में स्रावित कर देना, क्या कहलाता है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि निस्यंदन में क्या होता है, कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, कुछ लाभदायक पदार्थ होते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को तो शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा, जिसे हम आगे जाकर के एक्सक्रीशन कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे, लेकिन इसमें आए हुए लाभदायक पदार्थों को इन्हीं नलिकाओं की सहायता से खींच करके शरीर के अन्य भागों में या रुधिर में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण, चयनात्मक पुनः अवशोषण, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन की संरचना का, यदि देखो किडनी का जब इंटरनल स्ट्रक्चर का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें मैंने आपको दो भाग बताए थे। इसका बाहरी भाग कोर्टेक्स कहलाता है, जिसको हिंदी में वल्कुट कहते हैं। भीतरी और आंतरिक भाग मेडुला या मध्यांश कहलाता है। तो ये जो चीज़ें हैं नेफ्रॉन वाली संरचना, इसको हम देखो, ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये जो भाग होगा इसमें बोमेन संपुट होगा, मेलपिगी काय जिसको कहा जाता है, जिसमें केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट को मिलाकर के क्या कहा जाता है, मेलपिगी काय। यदि इंटरनल स्ट्रक्चर यदि आपके ध्यान में है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेलपिगी काय के कारण ये जो कोर्टेक्स वाला भाग है ग्रेनुलर दिखाई देता है, कणिकामय दिखाई देता है। तो ये जो पार्ट है ये कोर्टेक्स वाला भाग है, जिसमें कौन कौन पाया जाएगा, बोमेन संपुट वाला भाग पाया जाएगा। ये जो नलिका है इसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, समीप कुंडलित सीरा। इसके बाद में ये जो नलिका है वो डीसीटी है। तो इसका मेलपिगी काय, पीसीटी और डीसीटी तो किस भाग में पाए जाएंगे, कोर्टेक्स वाले भाग में। ये जो यू आकार की जो नलिका है, हेयर पिन आकार की जो नलिका है, इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप, प्लस में कौन है इसमें, संग्राहक नलिका। ये दोनों ही भाग किस में पाए जाते हैं, मेडुला या मध्यांश भाग में पाए जाते हैं। तो ये जो मैंने रेखांकित किया है, इसके ऊपर का भाग तो किस में है, कोर्टेक्स में दिखाया मैंने, नीचे का भाग किस में दिखाया, मेडुला में दिखाया। ये पूरी की पूरी नलिका क्या करेगी, जैसे जैसे इसमें फ्लूइड प्रवाहित होता जाएगा, यानी और साथ में जो लाभदायक पदार्थ आते रहते हैं उनका अवशोषण करने का काम किसका होता है, इस वृक्कीय नलिका का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीटी के बारे में। पीसीटी है क्या चीज़, तो हमने इसकी जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब पीसीटी के बारे में जाना था कि पीसीटी क्या है। ध्यान देना, पीसीटी यह एक सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर वाली उपकला है जो अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करती है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, ये क्या चीज़ है पीसीटी, यह एक सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर वाली उपकला है जो अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करती है। दूसरी बात ध्यान रहे, इस नलिका के द्वारा, अब मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान देना, HCO3 जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, HCO3 देखो ये तीर का निशान अंदर से बाहर की ओर दिखाया गया है। इसका मतलब ये जो पदार्थ हैं वृक्कीय नलिकाओं से रुधिर वाहिनियों में क्या हो रहे हैं, अवशोषित हो रहे हैं। H2O कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पोषक तत्व होगा। इसके अलावा यदि इसमें बात की जाए, ये क्या काम करता है, NaCl
NaCl। ये जो कुछ पदार्थ हैं इनका ये क्या कर देता है, अवशोषण। साथ ही साथ में यानी कुछ मात्रा में पोटेशियम आयन का भी क्या करती है, अवशोषण करती है। फिर यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा H पॉजिटिव और यहाँ पर NH3। इसके बारे में हम पढ़ेंगे 3 नंबर पॉइंट में। सिक्रीशन जो चीज़ है हमारी, यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन, नली के जो स्रावण है वो क्या चीज़ें होती हैं, ये क्या काम करेगा, पीएच को और आयनों की सांद्रता को संतुलित बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ, ध्यान देना, कुछ पदार्थ सीधे की सीधे इन नलिकाओं में स्रावित भी किए जाते हैं जो इनके संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। तो देखो मैंने पीसीटी के अंदर क्या क्या दर्शाया, कार्बोनेट आयन जिनको बाइकार्बोनेट आयन है, H2O, न्यूट्रिएंट, NaCl, पोटेशियम आयन। इन आयनों का ये जो पीसीटी वाला जो भाग है वो क्या काम करता है, अवशोषण करने का काम करता है और अवशोषित करके किस में स्रावित कर देता है, प्लाज्मा रुधिर में स्रावित करने का काम करता है। तो देखो मैंने क्या बताया, ये एक सरल घनाकार ब्रूस बॉर्डर वाली उपकला है जो अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है और लगभग 20 गुना बढ़ा देती है। सामान्य की तुलना में कितना गुना बढ़ा देती है, 20 गुना बढ़ा देती है। अब देखो क्या होगा, इसमें कुछ पदार्थ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं ग्लूकोज की, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमिनो एसिड, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई प्रकार की विटामिन्स, साथ ही साथ हम किसकी बात कर लें, फैटी एसिड। इन पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी सक्रिय अवशोषण होता है। क्या होगा इसका, सक्रिय, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, सक्रिय परिवहन कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ध्यान देना, इन पदार्थों का अवशोषण किसके माध्यम से होगा, देखो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, फैटी एसिड का सक्रिय परिवहन के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज की, एमिनो एसिड की, विटामिन की, फैटी एसिड की, और कुछ और भी पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका परिवहन किसके माध्यम से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सहायता से एब्जॉर्प्शन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, क्लोराइड आयन तथा H2O का निष्क्रिय परिवहन द्वारा, ध्यान देना, निष्क्रिय परिवहन द्वारा अवशोषण होता है। यानी ये कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनका पीसीटी के अंदर क्या होगा, निष्क्रिय अवशोषण। तो देखो किसके माध्यम से, देखो एक तो क्लोराइड आयन है और जल, इन दोनों का अवशोषण तो किसके परिवहन के द्वारा होगा, इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होगा, निष्क्रिय अवशोषण के माध्यम से होगा। लेकिन ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, विटामिन है, फैटी एसिड है, कुछ इलेक्ट्रिक आयन की यदि बात की जाए, यानी विद्युत अपघट्य आयनों की यदि बात की जाए, तो उनका परिवहन किसके माध्यम से होगा। और कुछ अकार्बनिक यौगिक जैसे के पॉजिटिव आयन है, कैल्शियम आयन है, फॉस्फेट आयन है, इनका अवशोषण भी किसके माध्यम से होता है, सक्रिय अभिगमन के माध्यम से ही होता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है कि टोटल निस्यंदन का, देखो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो फ्लूइड जो आया है बार बार बताया जा रहा है, टोटल निस्यंदन है ये, और टोटल निस्यंदन का 70 से 80%, या फिर मैं बात करूं इसको यूं बोलूं कि 3/4 भाग ऑफ टोटल फिल्ट्रेट, यानी जो पूरा जो निस्यंदन है उसका 3/4 भाग किस में अवशोषित कर लिया जाता है, पीसीटी में पुनः अवशोषित हो जाता है, पीसीटी में पुनः अवशोषित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मैंने स्ट्रक्चर में भी ये बात बताई थी कि पीसीटी वह नलिकाकार संरचना है जो टोटल निस्यंदन का 3/4 भाग क्या कर लेती है, अवशोषित करने का काम करती है, या हम बोलें 70 से 80% भाग क्या कर लेती है, अवशोषित करने का काम करती है। अब देखो इसमें क्या चीजें, अब ये जो अवशोषण हो रहा है, अवशोषण 2 प्रकार से होगा, एक या तो सक्रिय होगा या फिर क्या होगा, निष्क्रिय होगा। पीसीटी में जो अवशोषण होता है ये एक वृक्कीय देहली मान पर निर्भर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, वृक्कीय देहली मान क्या होता है। देखो किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता जिस पर वह ग्लोमेरुलस निस्यंदन से क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलस से अवशोषित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वृक्कीय देहली मान कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया पीसीटी के लिए। किस प्रकार से अवशोषण हुआ, तो देखो एक
चीज़ है, एक दाब काम करेगा यहाँ पर। वृक्कीय देहली मान, वृक्कीय देहली मान क्या चीज़ होता है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता, किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता जिस पर वह क्या हो जाए, ग्लोमेरुलस निस्यंदन से अवशोषित हो जाए, वो सांद्रता क्या कहलाती है, वृक्कीय देहली मान कहलाती है। फिर ये विद्यार्थियों, यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उच्च देहली मान, नंबर 2 निम्न देहली मान, और नंबर 3 अदेहली मान। ये क्या होते हैं, उच्च देहली मान, निम्न देहली मान, अदेहली मान। ध्यान से समझो, देखो पदार्थों की वह अधिकतम सांद्रता, पदार्थों की रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता जिस पर वह ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर निस्यंदन से पूर्णतः अवशोषित हो जाता है, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन जिसका हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उस मान को क्या कहा जाता है, उच्च देहली मान कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ध्यान देना, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, कई प्रकार की विटामिन्स, ये वे पदार्थ हैं जिनका ग्लोमेरुलर निस्यंदन से पूर्णतः अवशोषण हो जाता है, और जिस मान पर इनका अवशोषण होता है उस मान को क्या कहा जाता है, उच्च देहली मान कहा जाता है। फिर देखो हम बात करते हैं निम्न देहली मान। अवशोषण तो होगा, अवशोषण तो होगा, लेकिन इनकम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन होगा, यानी आंशिक रूप से निम्न मात्रा में अवशोषण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निम्न देहली मान कहा जाता है। यानी इस निस्यंदक में, इस फिल्ट्रेट में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अवशोषण तो होता है, लेकिन किस प्रकार से होता है, कम मात्रा में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, कुछ आयन ऐसे होते हैं, या हम बात करें विद्युत अपघटित जो आयन होते हैं उनका अवशोषण क्या होता है, कम मात्रा में होता है, और जिस मान पर होगा उसे क्या कहा जाता है, निम्न देहली मान कहा जाता है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं अदेहली मान, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है अपोजिट है देहली का, यानी पदार्थों की वह रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता जिस पर वह ग्लोमेरुलस निस्यंदन से अवशोषित नहीं हो सकता, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, वो क्या कहलाता है, मान अदेहली मान कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसकी बात करें, यूरिया की बात करें, किसकी बात करें, यूरिक एसिड की बात करें, क्रिएटिनिन की बात करें, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ग्लोमेरुलर निस्यंदन से अवशोषण नहीं हो सकता, अतः इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, अदेहली मान कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई मैंने आपको कि रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो एक वृक्कीय देहली मान पर डिपेंड करती है, और वो वृक्कीय देहली मान ही क्या काम करता है, इन पदार्थों को अवशोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। पहला था उच्च देहली मान, दूसरा है निम्न देहली मान, तीसरा है अदेहली मान। उच्च देहली मान में कंप्लीटली रीएब्जॉर्प्शन होगा, निम्न देहली मान में इनकम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन होगा, और इसमें किसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यौगिक कौन कौन से होंगे, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन व अन्य उपयोगी लवण जिनका ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो तो उच्च देहली मान पर काम करेंगे। और ये जो निष्क्रिय प्रभाव वाले Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव जो आयन होते हैं, इनका निम्न देहली मान पर काम करेगा। और यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता, उस मान को क्या कहा जाता है, अदेहली मान कहा जाता है। तो ये तो किस में था, अपना पीसीटी में पुनः अवशोषण पढ़ रहे थे। अब देखो हम बात करते हैं पीसीटी आगे जाकर के एक हेयर पिन, ध्यान देना, हेयर पिन या फिर हम कह सकते हैं यू शेप्ड ट्यूब में खुल जाती है, और वो यू शेप ट्यूब क्या कहलाती है, लूप ऑफ हेनले कहलाती है, हेनले का लूप कहलाती है। अब ये हेनले का लूप क्या, देखो क्या है, ये प्रथम भुजा है जिसको हम कौन सी भुजा बोलते हैं, अवरोही भुजा, जो किस में जुड़ती है, पीसीटी में जुड़ती है। ये हेनले के लूप की अवरोही भुजा है। पदार्थ इस प्रकार से इसके अंदर गमन कर रहा है, यहाँ पहुँचेगा ये तरल निस्यंदन, यहाँ पहुँचेगा, इस प्रकार से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते अंत में एक प्रोसेस ऐसी आ जाती है जब किसका निर्माण हो जाता है, मूत्र का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान देना, ये अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए क्या होती है,
ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, ये अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है लेकिन विद्युत अपघटी आयनों के लिए अपारगम्य होती है। अतः स्पष्ट है कि हेनले की लूप की अवरोही भुजा में जल का अवशोषण किया जाता है। हेनले की लूप की अवरोही भुजा में क्या किया जाएगा? जल का अवशोषण किया जाता है। फिर ये अवरोही भुजा फिर आगे जाकर के ये किस में खुल जाती है? आरोही भुजा में खुल जाती है। ये अवरोही भुजा की पतली भुजा है, देखो आरोही भुजा की पतली भुजा है। और फिर इसके बाद में ये कौन सी भुजा आ जाएगी? आरोही भुजा की मोटी भुजा या लेर कह सकते हैं हम, ये भाग आ जाएगा। तो इसमें मैंने क्या बताया, ध्यान देना अवरोही भुजा में कि ये जल के लिए पूर्णतः पारगम्य होती है और ये क्या करती है, और जो विद्युत अपघटे हैं जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, उनके लिए क्या हो जाती है? ये अपारगम्य हो जाती है। अब देखो क्या करेगा, तो फिर क्या काम करेगा? जो निस्यंदन नीचे आएगा, जो निस्यंदन नीचे आएगा किस में? इस अवरोही भुजा में जो निस्यंदन नीचे आएगा उस निस्यंदन की सांद्रता, यदि उसको बात करें, देखो सांद्र और तनु दो प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। जल की मात्रा यदि ज़्यादा है तो वो कैसा होता जाएगा? सांद्र होता जाएगा। तो ये अवरोही भुजा क्या काम करती है? यानी उसकी सांद्रता को बढ़ाने का काम करती है। फिर देखो ये इसको सांद्र करता जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये आ गया, अब ये इसकी पतली भुजा है, ये NaCl के लिए पारगम्य होती है। ये किसके लिए पारगम्य होती है? NaCl के लिए पारगम्य होती है, लेकिन जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। फिर ये मोटी भुजा इसकी, ये भी किसके लिए काम करेगी? NaCl के लिए काम करेगी। अब देखो आगे जाकर के हम किसकी बात करेंगे? DCT की। लेकिन एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, हेनले की लूप में किस प्रकार से अवशोषण होता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, हेनले की लूप में दो भुजाएं मानी जाती हैं। एक भुजा अवरोही भुजा होती है जो PCT से जुड़ती है, एक भुजा आरोही भुजा होती है जो DCT से जुड़ती है। आरोही भुजा में जल का आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघटे आयन NaCl के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। अतः स्पष्ट है इस भुजा में जल का अवशोषण होगा। फिर आगे जाकर के ये क्या कौन सी भुजा है? यानी आरोही भुजा की पतली भुजा में खुलती है, जो भी क्या काम करती है? NaCl के लिए पारगम्य होगी, लेकिन जल के लिए क्या होती है? ये अपारगम्य होती है। फिर इसके बाद में इस मोटी भुजा की बात की जाए तो ये भी NaCl के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। जो ये थिक लेयर है, ये इसकी मोटी परत है। फिर आगे जाकर के किसकी बात करेंगे? DCT की बात करेंगे। देखो DCT में पुनः अवशोषण किसी विशेष प्रकार की कंडीशन में ही होता है। यहां पर देखो क्या होगा, मैं कुछ लिखता हूं H2O, साथ ही साथ यदि बात की जाए HCO3 नेगेटिव, Hc3O नेगेटिव, और ये एक महत्वपूर्ण यौगिक तो है ही NaCl, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ K पॉजिटिव और H पॉजिटिव है, जो नलिक की सिक्रीशन में हम पढ़ेंगे। ये DCT वाला भाग है। किसका भाग है? DCT वाला भाग है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जल का अवशोषण होता है। एक हार्मोन होता है ADH, मैंने बोर्ड पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखी है। एक हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है? ये मूत्र में जल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, कंट्रोल करता है। वो मूत्र में जल की मात्रा को बढ़ाने का यानी उसको काम करेगा। ये इसमें से लगभग 19% जल का पुनः अवशोषण कर देता है। DCT में जल का कितना अवशोषण होता है? तो ध्यान रहे DCT में जल का 19% पुनः अवशोषण होता है। साथ ही साथ इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का भी पुनः अवशोषण होता है। कुछ मात्रा में बाइकार्बोनेट आयन का भी अवशोषण होता है। तो DCT में किस किस का अवशोषण हुआ? जल का अवशोषण हुआ, साथ साथ में किसका हुआ? NaCl का अवशोषण हुआ, और इसके साथ साथ में हमने क्या लिखा? बाइकार्बोनेट आयन, इनका भी क्या होता है? अवशोषण होता है। यदि कोई कंडीशन ऐसी आ जाए तब इसमें अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। और देखो कई बार हम पढ़ते हैं कि ये क्या करता है? जल की मात्रा, देखो ADH जो हार्मोन है ये रुधिर में हम बात करें, ये मूत्र में जल की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर देखो हम बात करते हैं आगे जाकर के संग्राहक नलिका आ जाती है। फिर ये विद्यार्थियों संग्राहक नलिका की अवशोषण में सिर्फ और सिर्फ कुछ मात्रा में क्या कर लेती है? जल को अवशोषित करने का काम करती है। अब इसमें देखो बात करें यूरिया,
ये यूरिया वाला पार्ट है। यानी यूरिया का क्या होता है इसके अंदर, देखो यूरिया वाला भाग आएगा और ये यूरिया कुछ मात्रा में जाकर के, मैंने आपको बताया था एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी कि जिसके अंदर ये जो पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, इसको चारों ओर से एक रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा घेरा रहता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो पूरी की पूरी जो भुजा है, ये जो पूरी भुजा है, ये आगे जाकर के रुधिर वाहिनियों से घिरी रहती है और वो रुधिर वाहिनियाँ इन पदार्थों को कलेक्ट करके क्या कर लेती है, शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का काम करती है। जैसे हमने कहा था प्रीनलिकीय केशिका गुच्छ, जिसको हमने क्या कहा था, प्रीनलिकीय केशिका गुच्छ, और वो प्रीनलिकीय केशिका गुच्छ पाया जाता है जो कुछ मात्रा में यूरिया को लेगा और यूरिया को लेकर के इन्हीं नलिकाओं में स्रावित कर देता है, ताकि इन नलिकाओं का जो भीतर का जो फ्लूइड है, अंदर का जो द्रव्य है, उसकी सांद्रता नियमित बनी रहे, साथ ही साथ उसके पीएच का मान, अम्लीय तथा क्षारीयता को बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थों को इन नलिकाओं में स्रावित किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा है, यानी यूरिया को लिखा है। तो ये कुछ पदार्थ हैं। इस प्रकार से इन लाभदायक पदार्थों का इस निस्यंदन में से इन वरिकीय नलिकाओं की सहायता से पुनः लेना अवशोषण क्या कहलाता है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण या फिर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये था अपना 2 नंबर स्टेप, 2 नंबर चरण, जिसमें हमने किसको पढ़ा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को पढ़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई है मैंने आपको इसमें, तो ध्यान रहे, मैं आपको एक से एक वीडियो, बढ़िया से बढ़िया वीडियो देने का कोशिश करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ जुड़िए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब देखो अपना तीसरा जो पॉइंट था वो था नलिकीय श्रावण। ये नलिकीय श्रावण क्या होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो ये वो बोमेन संपुट और ये रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा, रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा, यहाँ से फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखो हमने बताया था ये झिल्ली पारगम्य झिल्ली होती है जो जाकर के फिल्ट्रेशन को क्या करती है, कंप्लीट करती है। अब इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे देखो बात करें रंगा पदार्थ, ध्यान देना, कई प्रकार की औषधियाँ, कई प्रकार की औषधियाँ, हिपुरिक अम्ल या हिपेरिक अम्ल, ये कई ऐसे यौगिक होते हैं जो निस्यंदन से नहीं छन पाते, इस पदार्थ से वो नहीं छन पाते। ध्यान देना, जो भाग किस में आ गया, यानी जो रक्त का भाग केशिका गुच्छ में आता है, ये पदार्थ छन करके इस निस्यंदन के साथ में नहीं आते। तो फिर क्या होता है कि इन रुधिर कोशिकाओं की सहायता से, अब वो कौन कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं, देखो एक तो जो बात करें हम, इसका जो मेडुला वाला जो भाग है उसकी उपकला कोशिका इसमें मदद करेगी। साथ ही साथ में ये जो नलिकाकार जो कोशिकाएं हैं, ये नलिकाएं भी, इन नलिकाओं की जो आधारी कला है, या हम बात करें इसकी जो उपकला कोशिका है, वो इन पदार्थों को खींच करके सीधा का सीधा इन नलिकाओं में स्रावित कर देती है, जिसे नलिकीय श्रावणी कहा जाता है, ट्यूबुलर सीक्रीशन कहा जाता है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए, एकदम छोटी सी बात है, छोटा सा टॉपिक है, नलिकीय श्रावण क्या चीज़ होता है। देखो निस्यंदन के समय, फिल्ट्रेशन के समय कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, कई प्रकार के पिगमेंट सब्सटेंस यानी रंगा पदार्थ, औषधियाँ, हिपुरिक अम्ल, ये यौगिक वे यौगिक है जो इस निस्यंदन में छन करके नहीं आते हैं। तो इनकी जब आवश्यकता पड़ेगी तो क्या होगा, तो ये जो नलिकाएं की जो उपकला कोशिकाएं हैं, इन पदार्थों को खींच करके इन नलिकाओं में ही स्रावित कर देती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, नलिकीय सीक्रेशन कहा जाता है। तो अब हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण। तो मूत्र का निर्माण कितने चरणों में कंप्लीट होता है, 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, प्रानिस्यंदन, छनन की प्रक्रिया होगी। छनन की प्रक्रिया के बाद में जो निस्यंदन बन जाता है, जो फॉर्मेशन जिस फिल्ट्रेट का होगा, उस फिल्ट्रेट में इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट, लाभदायक और हानिकारक सभी पदार्थ घुले रहते हैं। उस मिश्रण में से, उस निस्यंदन में से यह वृक्कीय नलिकाएं क्या काम करती हैं, लाभदायक पदार्थों को उठा लेती है और शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर वाहिनियों के माध्यम से, रक्त के माध्यम से क्या कर देती है, भेज देती है। तीसरा अपना टॉपिक था, तीसरा चरण था, स्टेप था अपना नलिकीय श्रावण, ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो इसमें मैंने आपको बताया कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो फिल्ट्रेशन के समय निस्यंदन में छन नहीं पाते, तो फिर क्या होगा, इन जैसे रंगा पदार्थ, औषधियाँ, हिपुरिक अम्ल, इन पदार्थों को यही नलिकाएं या इन्हीं नलिकाओं की आधारी उपकला कोशिका
जो इनको ढकने का काम करती हैं वो कोशिकाएं किस में डाल देती हैं, इन नलिकाओं में डाल देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नली के श्रावण कहते हैं। और ये नली के श्रावण क्यों होता है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा H पॉजिटिव NH3, यानी ये इस आयन का, जैसे अमोनिया यौगिक है, ये किस में स्रावित कर दिए जाते हैं, इस नलिका में स्रावित कर दिए जाते हैं। और ये क्या काम करेंगे, pH को बनाए रखेंगे, तापमान को बनाए रखेंगे, साथ ही साथ अम्लीय व क्षारीयता को बनाए रखने का काम करते हैं। इसके भीतर की जो फ्लूइड है उसकी सांद्रता को इज इक्वल यानी बराबर बनाने का काम भी किसका होता है, इन यौगिकों का होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने डीसीटी में किस किस को दर्शाया, पोटेशियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, ये आकर के इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये भी क्या काम करेंगे, इस नलिकाकार संरचना के अंदर जो चल रहा फ्लूइड है, जो इसमें तरल जो है उसकी सांद्रता, उसके पीएच को, उसकी अम्लीयता तथा क्षारीयता को बनाए रखने का काम करते हैं। अतः तीसरे स्टेप में नली के स्रावण होता है जो इन पदार्थों को इसमें स्रावित करने का काम है करते हैं। तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण। धन्यवाद।